Hello to all, welcome back to the channel. So it's me Anamika and again we'll discuss the short summary of 11th class NCERT Indian Constitution at Work. तो पहले लेसन को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. आज हम फिर से इसकी शॉर्ट समरी करेंगे. तो इट्स मी अनामिका एंड again I would say if you haven't subscribed on Academy Plus then do it. Use the referral code rank10 to get the discount of 10% over there and top educators will help you in preparing for your examination. Let's get started. I have already discussed संविधान के बारे में, क्यों हमें जरूरत पड़ी, किन किन देशों से हमने संविधान बनाने के लिए बोरो किया, व्हाट एंड वाई एंड हाउ वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे फॉर्म हुआ था, संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा था, और ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ. आज हम ये दो लेसन डिस्कस करेंगे, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे ये दोनों, जो कि आपके स्टैटिक पार्ट के लिए और आपके कुछ टर्म्स जो होते हैं पॉलिटी से रिलेटेड उसको समझने में हेल्पफुल होंगे. सो द चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आपको पता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, हमें कुछ राइट्स देता है जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो सिटीजन्स को मिले हुए हैं, वो कैसे आए थे? सो दैट इज बिल ऑफ राइट्स. एक लिस्ट बनाई गई थी, जितने भी राइट्स हमें मिले हुए हैं वो सारे इसमें मेंशन थे, और उसे प्रोटेक्शन कौन देता है? उसे प्रोटेक्शन देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और इसे ही हम कहते हैं बिल ऑफ राइट्स. दिस बिल ऑफ राइट इट प्रोहिबिट्स द गवर्नमेंट acting against the right of the individual, the rights which the constitution has given to us. जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हैं उसका कोई भी उसके अगेंस्ट एक्शन ना ले गवर्नमेंट. इसके लिए ये जो है बिल ऑफ राइट उनको प्रोहिबिट करते हैं, और उसके बाद ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी केस में हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो. अगेन द थिंग इज कि राइट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ राइट्स. एक होते हैं ऑर्डिनरी राइट्स और दूसरे होते हैं फंडामेंटल राइट्स. दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है कि जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा. ऑर्डिनरी लॉ लाके और उसके बाद उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके बाद उनको इन्फोर्स किया जाता है. लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? संविधान के द्वारा. उनको प्रोटेक्शन और गारंटर उनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारा. बहुत ही सिंपल तरीके से ऑर्डिनरी प्रोसेस से लॉ मेकिंग प्रोसेस के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा ऑर्डिनरी लॉज में राइट्स में तो चेंजेस लाए जा सकते हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स में हमें चेंजेस की जरूरत है तो उसके लिए हमें करना होता है अमेंडमेंट. ऐसे ये ऑर्डिनरी लॉ पास करके नहीं किया जा सकता अमेंडे से. और जुडिशरी को ये पावर है कि वो प्रोटेक्ट करे फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स को. तो ये है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स. अब आगे देखिए कि फंडामेंटल राइट्स हमारा जो है वो कहता क्या है, कौन कौन से राइट्स हैं जो सिटीजन्स को दिए गए हैं. आपको पता है पार्ट 3 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए बात करता है, जिसमें से ये 6 राइट्स हैं इंपॉर्टेंट. राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights and right to constitutional remedies. तो ये सारे इंपॉर्टेंट है. राइट टू इक्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जितने भी राइट्स है ना इनके आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए कि कौन से कितने तक का जो आर्टिकल है वो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है, फिर राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि राइट टू इक्वालिटी में ये कहा गया है कि सबको इक्वल रखा जाना है. लॉ के पहले सारे जितने भी सिटीजन्स हैं सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए. सो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबको जो है इक्वल प्रोटेक्शन मिलना है लॉ का. उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सिटीजन्स के बीच में किसी भी बेसिस पे, चाहे वो रिलीजन हो, कास्ट हो, रेस हो या कुछ भी हो. इक्वल एक्सेस ऑफ शॉप, बाथिंग, घाट्स, होटल, मतलब किसी को भी अगर कहीं से पानी भरना है, कुएं से पानी भरना है, उसको आप नहीं रोक सकते कि जस्ट बिकॉज वो छोटी कास्ट से बिलोंग करता है या कुछ भी. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, हर किसी को ये हक है कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी अपॉर्चुनिटी को ट्राई कर सकता है. ऐसा नहीं है कि अगर वो छोटी कास्ट का है तो वो आईएएस के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है. अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये राइट टू इक्वालिटी है.
अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन और लिबर्टी और पर्सनल फ्रीडम की बात करते हैं तो हमें स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए फ्रीडम दिए गए हैं, लेकिन इसके कुछ रेस्ट्रिक्शन भी हैं। असेंबल हम हो सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड एमिनिशन, किसी भी हथियार के बिना हम पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। फॉर्म एसोसिएट एंड हम किसी भी इंडिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, रह सकते हैं। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और वहां पे हम कुछ भी कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं या कोई कुछ भी कर सकते हैं। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ और लिबर्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, जिसके बारे में अक्सर जो है करंट अफेयर्स में आप चीजें पढ़ते रहते हो, चाहे वो राइट टू प्राइवेसी हो या फिर कुछ भी हो। राइट ऑफ द अक्यूज्ड एंड कॉन्विक्ट्स, ये भी हमें मिले हुए हैं राइट्स। फ्रीडम है हमें रिलीजन का, हम जो चाहे वो रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम अपने कंसेंस में प्रोफेशन में किसी भी रिलीजन को शामिल कर सकते हैं। अगर कोई हिंदू है वो मुस्लिम बनना चाहिए बेशक, अगर कोई चर्च जाना चाहिए, कुछ भी, यू नो अबाउट इट। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एंड फ्रीडम टू गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन सर्टेन इंस्टीट्यूशन, ये हमारा फ्रीडम है रिलीजन के संदर्भ में। उसके बाद और भी हमारे पास राइट्स हैं, जैसे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि फोर्स्ड लेबर नहीं होना है, जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रंस की हजार्डस फैक्ट्रीज में नहीं होनी है, जहां पे उनके हेल्थ को खतरा है, जहां पे उनकी जो मानसिकता है, जो बच्चों की मानसिकता होती है उसको अगर खतरा है तो वहां पे बच्चों को नहीं रखा जा सकता। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, किसी भी अगर आपको लग रहा है कि किसी भी चीज में आपको वायलेट हो रहा है आपका राइट, तो आप कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों आपके लिए खुले हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ मिनोरिटी ग्रुप्स, उनके लैंग्वेज को वो प्रिजर्व कर सकते हैं, कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं जो भी मिनोरिटीज हैं, और उसके बाद वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी फॉर्म कर सकते हैं अपनी प्रिजर्विटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये थे 6 मेजर राइट्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में हम जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 से लेकर 35 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करी गई है। अब आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे एक जितने भी राइट्स हैं, चाहे राइट टू इक्वालिटी हो, रिलीजन हो, प्रोफेशन हो, स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के हैं, जिसमें से कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बनता है उसको ये कि जो हमारे संविधान का जिसे दाता कहा जाता है, हु हैज गिवन अस द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने ये कहा था कि ये हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा और दिल इसे कहा जाता है। तो इट गिव्स द सिटीजन द राइट टू अप्रोच अ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, अगर उसे ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स को हानि पहुंच रही है, कोई भी गवर्नमेंट या कुछ भी उनके फंडामेंटल राइट्स को छीन रहा है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इश्यू करते हैं ऑर्डर्स, उसके बाद वो डायरेक्टिव जो होते हैं गवर्नमेंट को देते हैं कि इनके जो एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स के लिए जो भी डायरेक्टिव्स आपको लेने चाहिए वो जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को बताती है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। ओके, नेक्स्ट इज कि एक स्पेशल ऑर्डर जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा, इशू किया जाता है, जिसे हम कहते हैं रिट्स। तो यहाँ पे ये जो रिट्स होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये जो रिट्स होते हैं इसी को इशू करके जो कोर्ट है वो स्पेशल ऑर्डर के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। द फर्स्ट इज हेबियस कॉर्पस। हबीस कॉर्पस में क्या होता है कि ये यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये सारे लैटिन वर्ड हैं जिसका एक मीनिंग होता है कि कोर्ट ऑर्डर्स जो है, अगर किसी टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब अगर किसी को अनलॉफुली लॉ के अगेंस्ट जाके किसी को किसी भी ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है, तो वहां पे कोई भी पर्सन जाके हेबियस कॉर्पस को ये करके उसके बाद वहां पे उसके लिए डिटेंशन के लिए फाइल कर सकता है। दूसरा होता है मैंडेमस। ये जो है ये रिट इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा, इसलिए कि अगर ये लगता है किसी कोर्ट को ये लगता है कि कोई भी जो पब्लिक ऑफिशियल है वो अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो वहां पे ये रिट इशू किया जाता है मैंडेमस का। सो इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग द लीगल ड्यूटी, तो ये इशू होता है। फिर होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है? प्रोहिबिट, रोकना। मतलब जब एक हायर कोर्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट लोअर कोर्ट होता है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, ये सारे। तो
तो जब एक हायर कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को ये कहता है कि इस पर्टिकुलर केस में आपको अब काम नहीं करना है, जुरिस्डिक्शन नहीं देनी है, तो वो होता है आपका प्रोहिबिशन। तो अब कोई भी, जैसे हायर कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को मंजूर नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है। तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि हायर कोर्ट जो है उसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, तो उसको वायलेशन रोकने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ये कह देती है कि ये आपके जुरिस्डिक्शन के बाहर है, आप इस केस से दूर रहिए। उसके बाद होता है कोवरेंटो। कोवरेंटो में क्या होता है कि अगर कोई भी जो पर्सन है जो कि एक पब्लिक ऑफिशियल है, जो कि होल्ड कर रहा है ऑफिस को, अगर ये उनको लगता है, कोर्ट को ये लगता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन ये डिजर्व नहीं करता है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, तो ये कोवरेंटो जो है वो होल्ड किया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर पर्सन को उस ऑफिस को होल्ड करने से रोका जा सके। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल, डोंट माइंड फॉर दिस, अगर किसी को ये कहा जाएगा कि नहीं, तुम एक पब्लिक ऑफिशियल हो लेकिन तुम्हें ये पद भी जो है वो नहीं होल्ड करनी है, ये ऑफिस तुम्हें होल्ड नहीं करना है, तो फिर कोर्ट जो है उसके लिए ये रिट जो है वो इशू कर सकती है। फिर होता है सर्च्योरारी। इसमें क्या होता है कि कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को या किसी अनदर अथॉरिटी को एक केस ट्रांसफर, जो पहले से ट्रांसफर होती एक केस जो होता है वो हायर अथॉरिटी को सौंपा जाता है। मतलब कि मान लिया हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट सुनाई, वो जजमेंट उन्हें मंजूर नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि भाई यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आप इसको देखो। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नल एंड वॉइड कर देगी, उसको खारिज कर देगी। तो यहाँ पे ये होता है कि प्रोहिबिशन के बाद, प्रोहिबिशन क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर वर्डिक्ट को होने से पहले रोक लिया गया, लेकिन अगर वो वर्डिक्ट हो गया है तो उसमें सुधार के लिए क्या होता है, ये सर्च्योरारी जो है वो रिट जो है वो इशू किया जाता है ताकि किसी के फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हुआ है तो उसको सुधारा जा सके। तो आपको ये 5 जो रिट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपका है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा 2000 में लाया गया था कि जो भी हमें जो राइट्स मिले हुए हैं उनका वायलेशन ना हो, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, उसको प्रोटेक्शन मिल सके, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एनएचआरसी को लाया था। इसमें कौन कौन से होते हैं शामिल मेंबर्स, तो यहाँ पे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के और जो पहले जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, फिर वो एक जो जस्टिस रह चुके हैं हाई कोर्ट के, और 2 अदर मेंबर्स जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है इन चीजों के मामले में, उनको एनएचआरसी में शामिल किया जाता है। तो ये मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। उसके बाद आगे जानिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी को बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा दिया गया है। तो डीपीएसपी की जरूरत क्यों थी यह मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो उनको पता था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगी तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। तो अब इन चैलेंजेस को कि कैसे इक्वालिटी लानी है, कैसे वेल बीइंग ऑफ सिटीजन्स पे ध्यान देना है, इसके लिए उन्होंने ये सोचा कि कुछ पॉलिसीज जो हैं, कुछ डायरेक्शंस जो हैं वो लाए जाएं ताकि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, इन इश्यूज को रिजॉल्व किया जा सके। तो वहां पे इन्होंने कुछ गाइडलाइंस इनकॉर्पोरेट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब लीगली इनफोर्सिएबल नहीं है। मतलब इसके लिए अगर इसका वायलेशन करती है गवर्नमेंट तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा सकते कि गवर्नमेंट ने इस चीज को वायलेट किया है। तो ये जो है लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गाइडलाइंस जो कि इम्प्लीमेंट नहीं होता गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते किसी भी पॉलिसी के लिए, किसी भी स्कीम के लिए, किसी भी चीज के लिए नहीं। तो इन गाइडलाइंस को आप कह सकते हो कि दे आर नॉन जस्टिसेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पार्ट होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, जो जुडिशरी द्वारा एनफोर्स नहीं होते हैं, जुडिशरी उनके प्रोटेक्शन के लिए काम नहीं करती, उसे हम नॉन जस्टिसेबल कहते हैं, जिसमें हमारा डीपीएसपी आता है। तो इसलिए डीपीएसपी को लाया गया था कि बस एक गाइडलाइंस हम सेटअप करेंगे जो वेल बीइंग ऑफ द पर्सन के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें थी उसमें 3 चीजें शामिल थी। सबसे पहले कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए
जो कि सोसाइटी अडॉप्ट करेगी, जो हमारी सिटीजन्स हैं, जो हम सोसाइटी में लोग रहते हैं, वो लोग एक गोल्स को और ऑब्जेक्टिव को और कुछ राइट्स जो हमें दिए गए हैं, जो जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो सिटीजन्स के लिए। गवर्नमेंट के लिए क्या है, कुछ सर्टेन पॉलिसीज, कुछ सर्टेन गाइडलाइंस सेटअप किए गए, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट को काम करने को कहा गया, लेकिन नॉन जस्टिसेबल, लीगली नॉट एनफोर्सिएबल। कॉन्स्टिट्यूशन ने गाइडलाइंस जरूर सेटअप किए, लेकिन वो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर थे। तो यहाँ पे डीपीएसपी ने बहुत सारे अच्छे काम किए, जैसे कि आपको एग्जांपल मिल सकता है कि क्या क्या डीपीएसपी के तहत गवर्नमेंट ने एफर्ट लिए। जमींदारी सिस्टम का अबॉलिशन किया इन्होंने, जमींदारी सिस्टम इन्होंने हटाई। उसके बाद बैंकों को नेशनलाइज करने का काम किया। फैक्ट्रीज, बहुत सारे फैक्ट्री के लॉज लाए, मिनिमम वेजेस को फिक्स किया। उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्रीज जो थे, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड ऑल, उनको प्रमोट किया। और फिर रिजर्वेशन लाया एससीज के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और अपलिफ्टमेंट के लिए, ये एससीज और एसटीज के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। उसके बाद राइट टू एजुकेशन लाया हमारी गवर्नमेंट ने, जिसके द्वारा ये कहा गया कि एवरी पर्सन हैज द राइट टू एजुकेट। और उसके बाद चिल्ड्रंस को उसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट दर्जा भी दिया गया। उसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पीआरआई का फॉर्मेशन किया हमारी गवर्नमेंट ने 3 टियर सिस्टम लाने के लिए, ताकि जो सेंटर और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो है इनके बीच में सेंट्रलाइजेशन जो होती है गवर्नमेंट की वो ना हो, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो, इसीलिए पीआरआई लाया गया था। राइट टू वर्क अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, बहुत सारे जो मनरेगा जैसे चल रहा है, ये सारी चीजें। फिर मिड डे मील स्कीम आया। तो ये सारे एफर्ट्स हैं जो डीपीएसपी के अंदर आते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अगर आपके राइट मिड डे मील में कुछ हुआ या कुछ भी अगर आपको गलत लग रहा है तो आप कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद ये जो है डीपीएसपी वो कैसे ऐड किया गया, सॉरी हम फंडामेंटल ड्यूटीज की अब बात कर रहे हैं। डीपीएसपी तो हो गया, और फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट्स अगर हमें मिले हैं, हम अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए अक्सर बात करते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो दिए गए डीपीएसपी में, जैसे वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए बात किया, चाहे सोशल इकोनॉमिक या जस्टिस, हर चीज के लिए। नॉन जस्टिसेबल राइट है। एडिक्वेट लाइवलीहुड के लिए बात करता है। राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए बात करता है। राइट टू वर्क के लिए बात करता है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए बात करता है, जो कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, वो भी बात होती है। पॉलिसीज जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा, उससे जुड़ा हुआ है वो। और फिर उसके बाद यूनिवर्सल सिविल कोड या फिर प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ये सारी चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद में रखना होगा कि फंडामेंटल राइट्स होने के साथ साथ डीपीएसपी जो गवर्नमेंट के लिए है, उसके साथ साथ हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी गवर्नमेंट ने दिए हैं। लेकिन अगेन इन ड्यूटीज के लिए ये जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा लीगली नॉट एनफोर्सिएबल है। तो ये ऐड हुआ था 1976 में, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो आर्टिकल 51A के अंदर आते हैं, उसमें बहुत सारी चीजों पे बात की गई है कि हर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हर सिटीजन का ये मतलब कर्तव्य है कि वो रेस्पेक्ट करे अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने नेशनल फ्लैग की, अपने नेशनल एंथम की, और उसके बाद चेरिश करे उन चीजों को, जैसे जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनका जो भी बलिदान था उनको चेरिश करे। फिर सोवेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बरकरार रखे इंडिया के, और मतलब बहुत सारी चीजों, हार्मनी को प्रमोट करना, इम्प्रूव करना नेचुरल एनवायरनमेंट को, सेफ गार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी को, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में आती हैं। तो ये आपको पूरे याद होने चाहिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज और नॉट। तो प्रिजर्व करना, हार्मनी मेंटेन करना, यूनिटी मेंटेन करना, और ये प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट को, रेस्पेक्ट देना नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग को, ये सारे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। अब क्या एक राइट बैलेंस है इन ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स के बीच में? क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में इक्वल जो है एक इक्वालिटी बैठती है? तो यहाँ पे ये लीगली नॉट एनफोर्सिएबल है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है लीगली एनफोर्सिएबल है। वहां पे अगर वायलेशन होता है तो हम जा सकते हैं कोर्ट, लेकिन यहाँ पे वायलेशन होने पे मतलब कोर्ट जो है हमारे ऊपर कोई मतलब कदम नहीं उठा सकती कि हमने इस पर्टिकुलर ड्यूटी को नहीं निभाया। डीपीएसपी में हम गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर जो चीजें हैं उसको मतलब जो गाइडलाइन सेटअप की गई थी उसको उन्होंने मॉनिटर नहीं किया। तो इस तरीके से जो चीजें हैं यहाँ पे बात होती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि
रिलेशनशिप जो होता है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में, वो कैसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, जो कि बहुत दो इंपॉर्टेंट पहलू आप कह सकते हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फंडामेंटल ड्यूटीज बस ऐसे ही हमारे लिए ऐड किया गया था कि एक प्रॉपर बैलेंस बिठाया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर राइट्स मिले हैं तो किसी को, अगर राइट्स कुछ मिले हैं तो उसको कुछ पर्टिकुलर ड्यूटीज भी निभानी होंगी। फंडामेंटल राइट्स जो है वो ये कहता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को रोका जाता है टू डू सर्टेन थिंग्स, वो मतलब वो किसी के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, खासकर प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल। फंडामेंटल राइट किसी हमारे पर्सनल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स के। यहाँ पे क्या है, डीपीएसपी क्या है, इट एक्सहॉर्ट द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स। यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ चीजें करने से रोका जाता है और यहाँ डीपीएसपी में कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स सेटअप किए जाते हैं ताकि वो गवर्नमेंट करे। यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की जाती है कि दिस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन, ऑफ अ सिटीजन। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम करता है, एंटायर सोसाइटी के लिए ये डीपीएसपी काम करता है। तो यही बस रिलेशनशिप है दोनों में, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं, दोनों वेलबींग और दोनों प्रोटेक्शन की बात करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप दोनों में यही है। उसके बाद आगे देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स में आती थी, लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 के बाद इसे फंडामेंटल राइट से हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिटीजन, इट इज ओनली अ लीगल राइट ऑफ अ सिटीजन। अगर आपका इस राइट का वायलेशन होता है, आप कोर्ट मूव कर सकते हो, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स के दायरे में नहीं आएगा, ये एक लीगल राइट के दायरे में आएगा। अगर कोई जमीन है तो आप कोर्ट में उसका केस लड़ सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर जमीन को होल्ड करना मेरा फंडामेंटल राइट है। सो दिस वाज इट फॉर दिस लेसन। नेक्स्ट लेसन की चीजें हम डिस्कस करते हैं, चैप्टर 3, जिसमें हम इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन को लेके। अब इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन की जब बात आती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले आपके माइंड में आएगा। आपको मैं बता दूं, इलेक्शन आज की चीज नहीं है। इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया या फिर वर्ल्ड में जितने भी स्टेट्स हैं सब में इलेक्शंस होते हैं। शुरुआत में क्या होता था कि जब एंशिएंट टाइम में भी है, एंशिएंट टाइम में भी इलेक्शंस होते थे। सिटीजन्स जो हैं डायरेक्ट पार्ट नहीं ले सकते, डिसीजन नहीं ले सकते, इसीलिए वो क्या करते हैं, जो हम लोग हैं डायरेक्ट डिसीजन तो ले नहीं सकते सरकार चलाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इलेक्शन होता है उसमें हम वोटिंग करते हैं और वोटिंग करके हम एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं जो हमारे बिहाफ पे स्टेट को चलाएगा, काम करेगा। सो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी विद अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो ही है हमारा इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में इसी तरीके से जो है इलेक्शंस होते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट थिंग जो आता है इलेक्शन को लेके, वो होता है आपका डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब पीपल, लोग, सिटीजन्स, इसे ही कहते हैं हम डेमोक्रेसी। जहां पे लोगों का मत चुना जाए उसे ही हम कहते हैं डेमोक्रेसी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है कि डेमोक्रेसी में दो तरह की चीजें होती हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट। यहाँ पे डिसीजन लैक ऑफ पीपल है, यहाँ पे वो तो डिसीजन ले नहीं सकते, इसीलिए वो क्या करते हैं, इलेक्शन के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ये होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन एक डायरेक्ट इलेक्शन भी होता है जो कहीं कहीं पे पार्लियामेंट के कुछ कुछ चुनाव के लिए हम काम करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। सो अरेंजमेंट यहाँ पे अलग अलग होते हैं। सिटीजन्स जो है उनको एक लिमिटेड रोल यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में और एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए डिसीजन यहाँ पे लेना होता है, लेकिन सिटीजन्स जो है वो इनडायरेक्टली यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो ही सरकार में डिसीजंस के लिए, मतलब सदन में बैठ के वही तो डिसीजन लेते हैं हमारे बिहाफ पे। ओके, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर आप एग्जाम्पल बहुत सारी चीजों का लोगे कि कैसे इलेक्शन होता है, कैसे इसका प्रोसीजर है, तो इलेक्शन सिस्टम जो है इंडिया का वो फॉलो करता है FPPS, मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को, जिसे हम बहुसंख्यक सिस्टम भी कहते हैं, प्लूरैलिटी सिस्टम ऑफ इलेक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे आप इलेक्शन सिस्टम जो इंडिया फॉलो करता है उसमें क्या होता है कि एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड की जाती है
हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट होता है, और वो इलेक्ट कौन करते हैं? लोग करते हैं। उसके बाद ये जो कैंडिडेट्स यहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुने जाते हैं, उनको अगर वोटिंग पड़ती है तो जिस रिप्रेजेंटेटिव को भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं, वो जो है वो इलेक्टेड डिक्लेयर होता है, वो विनर डिक्लेयर होता है। तो यहाँ पे एक विनिंग कैंडिडेट जो है, अगर उसने मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं भी लाए, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि अगर उसने मेजोरिटी ऑफ वोट्स नहीं भी लाए तो भी वो इलेक्टेड कहा जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। तो ये जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को जो है यहाँ पे मेथड ऑफ इलेक्शन के लिए प्रिस्क्राइब करता है। अब एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाती हूँ। कांग्रेस पार्टी जो है, उन्होंने ग्रेटर शेयर ऑफ सीट्स को जो है हासिल किया था। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनके बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है वो जीते थे उन्होंने, लेकिन वोटिंग जो है वो 50% से भी कम मिली थी उनको। 50% से भी कम वोटिंग मिलने के बाद भी वो विनर कैसे हुए थे? यही यहाँ पे बात है कि जब वोट पड़ते हैं ना, तो यहाँ पे जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो भाग लेते हैं, तो अब ये जो वोट्स है ना वो बट जाते हैं। अब मान लिया कांग्रेस है, बीजेपी है और बहुत सारे एलजेपी है, बहुत सारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो अब यहाँ पे कांग्रेस को मान लिया विनर हमने अनाउंस कर दिया, लेकिन हो सकता है कांग्रेस 50% भी टोटल वोट्स का नहीं लाई हो। मान लिया कांग्रेस सिर्फ 20% ही वोट लाई हो, बाकी के जो 80% है ये बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज को गए हैं। तो आप ये समझ रहे हो कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लोग बीजेपी या पर्टिकुलर कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहे हैं। बस ऐसा हुआ है कि उस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव ने, उस पर्टिकुलर पार्टी ने जिसने सरकार बनाई है, उसने ओवरऑल जो है वहां पे विनर एज अ रिप्रेजेंटेटिव, वो विनर वहां पे इलेक्ट हुआ है इलेक्शन के द्वारा। ये सारी चीजें होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये देखा जाता है कि किस तरीके से पार्टी को कितनी सीट्स मिले हैं, कितने वोट्स मिले हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट द विनिंग कैंडिडेट विल सिक्योर मेजोरिटी ऑफ वोट्स, मतलब 50% से ज्यादा वोट मिले, ये जरूरी नहीं है। आगे देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये तो था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो किया जाता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, और राज्यसभा और विधानसभा के परिषद के इलेक्शन के लिए। यहाँ पे क्या होता है ना कि आपके वोट की वैल्यू होती है। अब मान लिया जो भी इलेक्शन हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो विनिंग पार्टी को गए वोट, वो वैल्यूएबल हुए क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हुए, लेकिन बाकी वोटों का क्या? बाकी वोट जो डिफरेंट पार्टीज को गए, उन वोटों का क्या? उन वोटों का तो कोई मत नहीं है कि आपने मतलब मान लिया कांग्रेस को वोट दिया था लेकिन कांग्रेस जीती नहीं, तो आपके वोट तो मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पीआर सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे जितने भी शेयर हैं, सीट हैं पार्टीज के, जो भी विन होते हैं, यहाँ पे सारे वोट जितने भी रिसीव होते हैं ना, हर वोट की एक कीमत होती है। तो यहाँ पे एवरी वोट मैटर्स। Each party fills its quota of seats by picking those many of its nominees from a preference list that has been declared before the election. यहाँ पे क्या होता है कि मान लिया 4 लोग हैं, ठीक है, 4 लोग एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं, 4 नॉमिनीज हैं। अब आपको वोटिंग करनी है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक को वोट करना है कि आप किसे बनाना चाहते हो। मान लिया प्रेसिडेंट या आप किसे बनाना चाहते हो, आपने एक को वोट कर दिया, नहीं, ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। पीआर सिस्टम में क्या होगा कि अगर 4 कैंडिडेट हैं तो आपको चारों को वोट करना है। आपको ये देखना है कि आपने ए को फर्स्ट रखा, बी को फर्स्ट रखा, या सी को फर्स्ट रखा, या डी को फर्स्ट रखा। उसके बाद इन चारों में आपने फर्स्ट किसको रखा, सेकंड किसको रखा, थर्ड किसको रखा और फोर्थ किसको रखा। मतलब चारों को आपको मतलब वोट करना है। उसके बाद क्या होता है कि एट लास्ट ये देखा जाता है कि 50% मेजोरिटी जो वोट की जितनी मतलब अगर मान लिया 50% चाहिए, 50% प्लस 1 चाहिए, ठीक है, जीतने के लिए। अगर कोई पर्टिकुलर नॉमिनी कोई जो खड़े हुए हैं इस इलेक्शन में, अगर उनको 50% नहीं आया, सारे को जोड़ के भी देखा गया, नहीं उतना वो सिक्योर कर पाए, तो फिर दूसरे चरण में ये देखा जाता है कि मोस्ट प्रेफरेंशियल जो सेकेंड जो आए हैं उसको कितने लोगों ने वोट किया है।
अब बी के लिए अब कंसीडर किया जाएगा कि इसे जो जो है सेकंड चॉइस लोगों की कौन कौन थे, कितने लोगों की ये सेकंड चॉइस थी। उसके बाद अगर सेकंड में भी वो नहीं उतना मतलब अचीव कर पाते तो फिर सी को देखा जाता है, फिर डी को देखा जाता है। इस तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो काम करता है, जो कि हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ये राज्यसभा और विधान परिषद के इलेक्शन के लिए काम करता है। उसके बाद देखिए कंपैरिजन इसमें दोनों में एफपीटीपी और पीआर सिस्टम ऑफ इलेक्शन में क्या कंपैरिजन है, आपको जैसा कि मैंने दोनों को समझा दिया है कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे कंट्री, यहाँ पे ज्योग्राफिकल लोकेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होता है। यहाँ पे पीआर सिस्टम में क्या होता है कि लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज आर डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ पे ज्योग्राफिकल एरिया जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिक्लेयर किया जाता है। एंटायर कंट्री में बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब एक पूरी कंट्री को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड भी किया जा सकता है। यहाँ पे एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, हर संविधान क्षेत्र से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वोटर्स वोट फॉर अ कैंडिडेट, सिर्फ एक को वोट देते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं सबको आपको नंबरिंग देनी है कि आपका फर्स्ट चॉइस कौन है, सेकंड चॉइस कौन है, थर्ड चॉइस कौन है, और इस तरीके से। अ पार्टी मे गेट मोर सीट्स देन वोटर्स इन द लेजिस्लेचर, मतलब वही बात है कि जैसे मैंने बताया कि पार्टी जो है वो ज्यादा सीट्स हासिल कर सकती है लेकिन वोट कम हासिल करे, या ज्यादा वोट हासिल कर सकती है सीट कम हासिल करे, ये चीज। लेकिन यहाँ पे ये चीजें नहीं है। एवरी पार्टी गेट्स सीट्स इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट्स, जितने सीट्स उतने वोट्स। कैंडिडेट्स हु द इलेक्शन में नॉट गेट मेजोरिटी, मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर कांग्रेस जीती है तो उसने 50% प्लस 1 वोट लाया है, नहीं, वो 20% में भी विनर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कैंडिडेट जो जीतेगा वो मेजोरिटी ऑफ वोट से ही जीतेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल कहाँ पे एफपीटीपी होता है, तो हमारे इंडिया में होता है, यूनाइटेड किंगडम में होता है। पीआर सिस्टम आपके इजराइल में होता है और नीदरलैंड में फॉलो किया जाता है ये सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब हम कहेंगे कि इंडिया क्यों नहीं कर सकता पीआर सिस्टम, इंडिया ने क्यों एफपीटीपी सिस्टम को लाया। सबसे पहली बात सिंप्लिसिटी, यहाँ की जनता बहुत ही सिंपल है, उनको ना तो इतना पॉलिटिक्स आता है, ना तो उनको डेमोक्रेसी मालूम है, ना तो उनको संविधान मालूम है, ना तो उनको उनके राइट्स मालूम है। आपको पता है 80% पॉपुलेशन हमारी जो है वो रूरल एरिया में रिसाइड करती है। तो सिंप्लिसिटी रखने के लिए ये हमें एफपीटीपी सिस्टम रखा गया कि हाँ भैया ये कैंडिडेट यहाँ से इस क्षेत्र से संविधान चुनाव लड़ रहा है, अगर आपको लगता है कि ये बेहतर काम करेगा, या पर्टिकुलर पार्टी, यहाँ पे फेवर क्या होता है कि पार्टी, अगर किसी कैंडिडेट को ये पर्टिकुलर कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो वो बीजेपी को वोट देगा, कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है तो कांग्रेस को वोट देगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट उनको अच्छा लग रहा है और वो पार्टी तो वो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं लेकिन वो कैंडिडेट बीजेपी का, तो वो उसको भी वोट देते हैं। तो इस तरीके से उनको वोटिंग करने में आसानी होती है सिंपल वे में। कॉमन वोटर्स के लिए ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा समझ में आती है, इसलिए भी एंटायर कंट्री को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने इसे अपनाया। सुटेबल फॉर गिविंग अ स्टेबल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ये बहुत ज्यादा मतलब स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पे बनी रहे, इसलिए भी ये यहाँ पे एफपीटीपी को यहाँ पे शामिल किया गया है। लार्जर पार्टीज जो हैं उनको क्लियर मेजोरिटी से विन करने में हेल्प करता है, और उसके बाद जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता है ना उसको ये हटाने के लिए काम करता है कि ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर कास्ट या क्रीड के नाम पे आप वोट मांग रहे हो, जो कि होता है, इसमें भी होता है, लेकिन एफपीटीपी को ला के हम थोड़ा सा इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि पीआर सिस्टम बहुत ही पेचीदा है जो कॉमन लोगों के समझ में नहीं आएगा। सो डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है। अब यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशन का मतलब होता है वन वोट वन वैल्यू। यहाँ पे ये अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, जो कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके काम करने का मतलब होता है कि वो डिटरमाइन करते हैं नंबर्स और बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी टू मेक द पॉपुलेशन ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी नियरली इक्वल। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो है पॉपुलेशन का या नंबर जो है वो इक्वल हो, इसके लिए ये डीलिमिटेशन कमीशन काम करता है। यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है सीट्स को रिजर्व करने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। वेरेवर देयर पॉपुलेशन इज रिलेटिवली लार्ज, वहां पे ये चीजें आइडेंटिफाई की जाती हैं। और यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशन जो है
वो 1952, 1963, 1973 और 2002 ये 4 बार यहाँ पे सिस्टम लाया गया है। अगर मैं सिंपल चीजों में बताऊं तो प्राइमरी एम जो डिलिमिटेशन का होता है कमीशन का, कि वो प्रोवाइड करता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू सिमिलर सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये इनका सिंपल एम होता है। यहाँ पे इनका प्रॉपर डिवीजन होना है ज्योग्राफिकल एरियाज को, सो दैट पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट गेट इनएप्रोप्रिएट और एडवांटेज ओवर अदर्स इन द इलेक्शन। इसीलिए ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो काम करता है। मान लिया कोई पॉलिटिकल पार्टी है किसी एरिया में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के वोट को मतलब ज्यादा से ज्यादा ले ले, इन चीजों को कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को थोड़ा सा हटाया जाए, और इसलिए ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो काम करता है। ये अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के साथ ये मिलके काम करते हैं। और इसके कॉम्पोजिशन अगर देखो तो इसमें रिटायर्ड जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज वो भी होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होते हैं, और रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी यहाँ पे होते हैं। उसके बाद आगे देखिए, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट। अब यहाँ पे हर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज और राइट टू कॉन्टेस्ट, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि इंडिया में 1989 तक जो है वोटिंग की एज 21 थी। एक अमेंडमेंट लाया गया 1989 में और इस एज को 21 से घटा के 18 कर दिया गया। लेकिन बहुत से देशों में जैसे कि अमेरिका में और बहुत सारे देशों में ये एज 21 और 23 ही है। अडल्ट फ्रेंचाइज ये इंश्योर करता है कि हर सिटीजन्स को इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जा सके। इसीलिए यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। उसके बाद देखिए जो लास्ट की चीज बचती है वो है राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो मिनिमम एज जो रिक्वायर्ड है वो अलग अलग है। लोकसभा और असेंबली इलेक्शन के लिए 25 इयर्स है। लीगल प्रोविजन है कि अ पर्सन हु हैज अंडरगॉन इम्प्रिजनमेंट 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा जो झेल चुका है वो क्वालिफाइड नहीं होगा, इलेक्शन कॉन्टेस्ट वो नहीं कर सकता। और यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी की इनकम के बेसिस पे, एजुकेशन की बेसिस पे या क्लास या जेंडर के बेसिस पे, इलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है। कोई भी यहाँ पे इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकता है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है हमारे पास। आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 324। पीआईबी की एनालिसिस में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सो अगेन आई वुड डिस्क्राइब इट कि यहाँ पे एक फ्री एंड फेयर मैनर ऑफ इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन हमारा बनाया गया था। आर्टिकल 321 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बात की गई है। यहाँ पे ये फंक्शन करता है, एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसके मेंबर्स होते हैं 3 कमिश्नर्स। एक चीफ कमिश्नर होते हैं जो कि चेयरमैन होते हैं इसके, और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जिनके पास भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा जितना ही पावर्स होता है, सैलरीज उनकी सेम होती है। जितना एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है उतना ही इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को भी मिलता है। ये किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट होते हैं। बाकी इनके ऑफिस के टर्म के बारे में जाने, 6 इयर्स और अंटिल दे अटेन द 65 इयर्स ऑफ एज, दोनों में से जो पहले आ जाए वो ही मान्य होगा। दे कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड और कैन रिजाइन एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म। और ये रेजिग्नेशन अपना किसको सौंप सकते हैं? प्रेसिडेंट को। रिमूव किसके द्वारा हो सकते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। और किस ग्राउंड पे? बाय द प्रूवन मिसबिहेवियर। प्रेसिडेंट के द्वारा जब एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ ऑन द गिवन प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तब जाके इनको रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से। अब ये जानिए कि इसमें डिफरेंस क्या है। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी तब होती है जब 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स दैट आर प्रेजेंट इन द हाउस एंड दे आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी क्या होता है? टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस प्रेजेंट। तो यहाँ पे टोटल मेंबरशिप जो होते हैं हाउस के उसे कहते हैं सिंपल मेजोरिटी, और जब 2/3 जो मेजोरिटी होती है जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। दिस इज द डिफरेंस। अब आप ये जानिए कि इलेक्शन कमीशन का फंक्शन क्या है। तो बहुत सारे फंक्शन है इलेक्शन कमीशन के, जैसे कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इशू करती है कि कैसे किस इलेक्शन के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो ये है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को वो रिकॉग्निशन देती है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है। उसके बाद वो इलेक्शन का सिंबल भी उनको इशू करती है, और अगर डिस्प्यूट है किसी इलेक्शन के
सिंबल को लेके अगर दो पॉलिटिकल पार्टी सेम इलेक्शन का जो सिंबल है वो चूज कर रहे हैं तो उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है। देन इट ऑल्सो सेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी इलेक्शन कमीशन करता है। एंड द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स आर ऑल्सो द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन कंडक्ट कराना ऑल ओवर कंट्री, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है। और ये लिमिट सेट्स करती है कैंपेन पे, कितना पैसा आप इलेक्शन में खर्च कर सकते हो एक्सपेंडिचर पे, और उसके बाद कैंडिडेट्स पे ये निगरानी रखती है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्शन जो है वो किसी कैंडिडेट के द्वारा ना हो। जैसे कि होता है ना कि जब इलेक्शन आता है तो न्यूज़पेपर में भर के 500 या 1000 के नोट्स जो है वो आपको फेंके जाते हैं कि दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट दो, या फिर कहीं पे राशन बांटे जाते हैं या कुछ भी। इन चीजों को के पे जो है जो लिमिट जो है वो इलेक्शन कमीशन सेट करती है कि उनके कैंपेन्स पे, उनके एक्सपेंडिचर पे। तो ये थे फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। सो दिस 2 चैप्टर्स हैव बीन एंडेड। नेक्स्ट चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट होगा, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, और ये सारी चीजें जो पार्लियामेंट से रिलेटेड चीजें हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये 2 चैप्टर आई होप आपको समझ में आया है क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी एंड इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड व्हाई एंड हाउ दिस इलेक्शन कमीशन वर्क्स। So this topics has been ended, and if you're having any type of query, then type it in comment box. I'll be glad to answer that. Keep reading, and if you're having any trouble कि आपको ये time कैसे utilize करना है for the uncertainty of the exam date of UPSC prelims 2020, then I have already had a समरी ऑफ दैट। आप उसको देख सकते हो, एक सेशन यहाँ पे लाइव होगा तो आप उसको देख के वहां से आइडिया ले सकते हो कि आपको लास्ट के मिनट में कैसे प्रिपरेशन करनी है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस एंड यूज द रेफरल कोड RANK10 to get the discount of 10% over there. It's me Anamika signing off. Take care guys.